ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी का किया वादा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पूरा किया। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में ऐसे ऐलान किए हैं जिनसे मिडिल क्लास की जेब में कुछ पैसा बचे और कंजम्पशन को बढ़ावा मिले। न्यू रेजिम के तहत 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही फाइनेंशियल प्रूडेंस के तहत वित्तीय घाटे को भी काबू में रखने का ऐलान किया गया है। हालांकि सरकार ने कैपेक्स में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड का प्रावधान किया गया है। रोजगार को बढ़ाने के लिए लेबर से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। वहीं आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर बड़ा ऐलान करते हुए इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की लिमिट बढ़ाकर 100% कर दी गई है। ऐसे में क्या बजट बाजार के दिग्गजों की उम्मीद पर खरा उतरा है? क्या अब सरकार के बाद RBI की बारी है? इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं व्हाइट ओक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल जी, एबेकस एसेट मैनेजर के फाउंडर सुनील सिंघानिया जी और MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला जी। आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामदेव सर, आपसे शुरुआत करता हूँ। एक दिन के दौरान भी आपसे बात हुई थी, लेकिन आपको ओवरऑल बजट कैसा लगा? शानदार बजट माना जाए इसे? हाँ, वही कि भाई मतलब ये तो ब्रिलियंट बजट है। देखिए, उन्होंने कंजम्पशन के लिए दिया तो किसी और दूसरे जेब से निकाला नहीं। जनरली क्या होता है, एक जगह से निकाल के दूसरे देते हैं लोग। यहाँ पर क्या क्लियरली इन्होंने कंजम्पशन के लिए बूस्ट दिया है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर सेक्टर। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। सो देर आर ओनली पॉजिटिव्स, देर इज नॉट मच ऑफ नेगेटिव इन दिस बजट। प्रशांत खेमका जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देखें इस बजट को? क्योंकि अगेन अच्छा प्रशांत जी अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तब तक एक काम करते हैं, सुनील सिंघानिया जी के पास चलते हैं। सुनील जी, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीने से हमने देखा था कि कंजम्पशन में काफ़ी दबाव था। तो इस बजट के बाद क्या कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा? आप देखिएगा ना, तो लास्ट साल भर में क्या क्या अपने हेडविंड्स थे। एक तो कंजम्पशन में ग्रोथ ही नहीं थी, दूसरा ऑब्वियसली लिक्विडिटी भी थोड़ी सी टाइट थी, और उसके रहते हुए भी बोथ केपेक्स एज वेल एज कंजम्पशन में थोड़ा सा इशू था, और ऑब्वियसली थर्ड था कि गवर्नमेंट का केपेक्स भी थोड़ा डिले हो गया इस टाइम। आई थिंक ये तीनों चीज अभी ठीक होगी, तो खाली कंजम्पशन को हम नहीं पकड़ते, बट अगर आप कंजम्पशन का सिर्फ लें तो अभी थोड़े दिन पहले RBI ने 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की। आई थिंक उससे एक जो कंस्ट्रेंट था लिक्विडिटी का और फ्रेश लैंडिंग का, वो थोड़ा ईज होगा। और आज जो ये 70-80 हजार रुपए का जो एक बेनिफिट हुआ है टैक्स में टू इंडिविजुअल इंडियन, आई थिंक उससे थोड़ा बहुत ऑब्वियसली कंजम्पशन में ही जाता है पैसा वो, और सब्सटैंशियल है। लाइक 12 लाख में 80,000 रुपया अगर किसी का बचता है तो बेसिकली वो पूरा का पूरा उनके लिए एक नेट इनकम है। और उसको देखते हुए आई थिंक थोड़े से स्टॉक्स में ऑटो हो या कंजम्पशन हो या थोड़ा रियल एस्टेट हो, उसमें बहुत लॉजिकली एक अपमूव है। बट खाली टैक्सेशन के वजह से ऐसा नहीं है कि ये इसका पूरा सेक्टर 20-30% बढ़ सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत एक रैली एक्सपेक्टेड थी, वो है। But as I said, at the margin for consumption as well as for capex, दोनों जो एक बोलते हैं ना, जो प्रीडोमिनेंट व्हील्स है इंडियन इकोनॉमी के, आई थिंक दोनों को एक अच्छा बूस्ट मिला है। बिल्कुल। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। आप इस बजट के बाद कैसा फील कर रहे हैं और क्या पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होंगी? गुड आफ्टरनून जी, धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने का, एंड नमस्कार टू ऑल द फेलो पैनलिस्ट्स एज वेल। नहीं, बजट के बाद में ऐसा कोई पोर्टफोलियो में हमारे कुछ खास चेंज की मुझे लगता नहीं है टीम को ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि जैसे अपनी पिछली बार भी बात हुई थी, पोर्टफोलियो में बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन के थ्रू एक तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एंड ऑलरेडी कंजम्पशन रिलेटेड एक्सपोजर मोर देन एडिक्वेट है पोर्टफोलियोज में, बिसाइड्स टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल्स के। तो आई डोंट सी कि कुछ बजट के चलते खास चेंजेस किए जाएंगे। कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे। मधु सर, गुड इवनिंग। मधु सर, कैसे देखें बजट को? एक तरफ कंजम्पशन पर फोकस, दूसरी तरफ थोड़ा सा केपेक्स को लेकर डिसअपॉइंटमेंट, आप कैसे देख रहे हैं?
अनुज, पहला है कि ये बियॉन्ड एनीवन्स एक्सपेक्टेशन है, ये 12 लाख का नंबर, एंड ये बहुत जरूरी था टू बूस्ट अप द कंजम्पशन, टू गेट द सेंटिमेंट्स बैक, एंड आई थिंक वेरी गुड स्टेप। सी, कैपेक्स का नंबर अगर हम एक्चुअल जो अचीव होगा वो 10.2 लाख के सामने अगर 11.2 लाख है तो 10% का इजाफा है, जो खराब नहीं है। इट कुड हैव बीन बेटर बट खराब नहीं है। अनुज, मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये बजट ने डिलीवर किया है वो है डायरेक्शन टू कंप्लायंस एंड रेगुलेशन। सीए इंडिया में बहुत बड़ा परेशानी का विषय रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, टैक्स एम्बिग्विटी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत कैटेगरिकली बोला दैट इन द न्यू टैक्स बिल जो वो प्रपोज करने वाली है अगले वीक में, वहां पे काफी इम्फेसिस होगा टू make sure the taxation laws are clean and there is no room for misinterpretation. So, अनुज, ये बजट के नंबरों में बहुत ज्यादा मैन्युवरेबिलिटी नहीं होती है, पर ये जो गवर्नमेंट का इंटेंट है कि डिरेगुलेट करना है, क्लीन करना है एंड एम्बिग्विटी हटानी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा करना है, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस बजट का। ओके, रामदेव जी, कैपेक्स के नंबर को बाजार ने नेगेटिवली लिया है थोड़ा सा, आप इसे कैसे देखें? क्या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर? जो मैं कमेंट्री सुना तो आपका जो एक्चुअल नंबर है वो 10.18 या 10.2 जैसा है इस साल के लिए, 24-25 के लिए। वो भी मेरे को लगता नहीं पहुंच पाएगा पूरा। सो क्लियरली आप 10.25 लाख इस साल खर्च कर रहे हैं, तो अगले साल आप 11.25 कर रहे हैं, उसके ऊपर और भी ऊंचा नंबर लेके, मतलब जो लास्ट ईयर का जो बजटरी एस्टिमेट था उसके ऊपर आपको ग्रोथ करने का था, तो ऑब्वियसली नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इज ऑल्सो एन इशू। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे कि इस साल के लिए जो लास्ट ईयर का जो कैपेक्स बजट था उसको ही आपने नेक्स्ट ईयर रिपीट किया 11.2 में। सो यदि वो एग्जीक्यूट कर लिया पूरा का पूरा, उसके बाद वापस ग्रोथ चालू होगा। सो जो मुझे नहीं लगता है कि उनका जो डायरेक्शन जो है फॉर इंफ्रा बिल्डअप और जो भी कैपेक्स जहाँ चाहिए उसमें कोई बदलाव है। सिर्फ बदलाव यही है कि भाई जो आप कंजम्पशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे थे पहले बजट्स में, डिस्पाइट सब सजेशन के बाद भी वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे थे और पूरा इंडस्ट्री एकदम बैठ गया था, वो आपने थोड़ा सा परकअप किया है बाय गिविंग दिस टैक्स फ्री अप टू 12 लाख। सो वो जो बूस्टर जो हुआ उसके कारण से क्या पूरा बाजार बैठा था कैपेक्स के साइड में और थोड़ा सा टेलविंड आया आपके कंजम्पशन के साइड में। सो तो वो चर्न जो हो रहा है वही बाजार में आज दिख रहा है। बिल्कुल। प्रशांत जी, आपका क्या व्यू रहेगा इसके ऊपर? क्या मार्केट आज कैपिटल गुड स्टॉक्स की काफ़ी पिटाई भी हुई, पहले इन स्टॉक्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, क्या ये नंबर थोड़ा सरदर्द बनेगा मार्केट के लिए या इट्स ऑल फाइन? देखिए, रामदेव जी ने जैसे एक्सप्लेन किया कि हाँ, बजट में जो कैपेक्स नंबर पहले 8-10 साल जो सरकार की थी वहां पे हाई टीन्स में ग्रोथ हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर का, स्पेंडिंग का। अभी जुलाई बजट में करीबन 10% का प्रोजेक्टेड था, तो इन्वेस्टर्स को ऐसा था कि मे बी एक बजट है ये सिर्फ, मे बी दिस बजट इज लोअर, नेक्स्ट बजट में फिर से वो मिड टू हाई टीन्स में आ सकता है। अभी ये दूसरा बजट है इस सरकार का और इसमें भी 10% ही इंक्रीज हुआ है इंडस्ट्रियल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो अब इन्वेस्टर्स लोग विल हैव टू रिकैलकुलेट दैट अजम्पशन के फिर से 15-20% का ग्रोथ आ जाएगा, एंड दैट्स रीजनेबल टू रिकैलकुलेट आई थिंक पोस्ट द इलेक्शन लास्ट ईयर। एंड वो कंजम्पशन की तरह ज्यादा झुकाव है सरकार का, वो काफी क्लियर था लास्ट बजट में भी, एंड दैट इज हाउ वी शुड टेक इट एंड मूव फॉरवर्ड। अभी दिस इज लाइक थोड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा कुछ नुकसान हुआ, थोड़ा कंजम्पशन सेक्टर को बेनिफिट हुआ, बट ओवरऑल मार्केट को आप देखिए तो दीज आर पुट्स एंड टेक्स जो हमेशा चलते आ रहे हैं। हर बजट में कुछ ये छोटा मोटा इधर उधर होते रहता है। आई थिंक द बिगर पॉजिटिव विच जो इस बजट को वन ऑफ द बेस्ट बजट्स मैं कहूंगा इन अ लॉन्ग टाइम, एंड लास्ट ईयर के बजट में आई वाज समवॉट डिसअपॉइंटेड, सो बट दिस बजट मोर देन मेक्स अप फॉर इट। जैसे मधु जी ने कहा कि इसमें क्लियर इंटेंट है गवर्नमेंट का। आप अगर ऑनरेबल एफएम का स्पीच सुनिए तो ऑलमोस्ट एवरी 5 मिनट सेगमेंट्स में कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिलेटेड कुछ ना कुछ एडिशनल सुझाव है इसमें। चाहे वो जैसे उन्होंने कहा न्यू इनकम टैक्स बिल वुड बी क्लियर
simple to understand and provide tax certainty. अभी देखने वाली बात है ये सब अगले वीक अगर रिलीज होगा तो वो होगा कि नहीं, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर इज नो नीड टू डाउट दैट. द ओनली थिंग नेगेटिव अगर मैं सोचूं इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से जो मेरे खुद के पर्सनली काफी करीब है वो कि गिफ्ट सिटी के लिए कुछ खास नहीं किया. बातें तो काफी गिफ्ट सिटी की हुई, बट जो मेन मुद्दा है जो जिसके वजह से कोई भी फंड मैनेजर्स हमारे जैसे वापस से इंडिया नहीं आ सकते, गिफ्ट सिटी नहीं मूव हो सकते. नहीं, गिफ्ट सिटी कैन बी अ मेजर ड्राइवर और मेजर बूस्ट टू जॉब क्रिएशन नॉट ओनली इन गिफ्ट सिटी बट मोर ब्रॉडली एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का एक वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है जो पिछले 15 साल में बिकॉज ऑफ सम स्मॉल इश्यूज हैज जस्ट नॉट मूव्ड फॉरवर्ड द वे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी जी का जो ड्रीम है गिफ्ट सिटी के लिए वो अभी तक साकार हो नहीं पा रहा है. एंड वो इस बजट में भी उसको एड्रेस नहीं किया गया है. दैट इज अ मेजर नेगेटिव आई थिंक गिफ्ट सिटी के लिए एंड बजट में. बट बाकी अदरवाइज कीपिंग दैट असाइड बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमेशा मेरा नंबर 1 मुद्दा रहता है उसके लिए काफी पॉजिटिव कहा जा सकता है. ये बात तो खैर मैं मानता हूँ आपकी कि शायद गिफ्ट सिटी के लिए कुछ रह गया, लेकिन क्योंकि अब हम बात कर रहे थे एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा की, सुनील जी एक बार ये जो आज बजट के मेन सेक्टर्स रहे, एक तरफ एफएमसीजी कंजम्पशन में शानदार रैली, दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स में डिक्लाइन, इन पर आपका क्या व्यू रहेगा? आई थिंक कंजम्पशन जैसे मैंने पहले कहा था लास्ट 1 साल में थोड़ा सा वीक था, और ऐसे भी बजट के पहले भी हमारा व्यू था कि कंजम्पशन अगले साल भर के लिए 2 साल के लिए काफी ठीक लग रहा है. मानसून्स बहुत अच्छे रहे हैं, रूरल इनकम अच्छी है और थोड़ा सा एक लेटेंट डिमांड भी है. आई थिंक बजट से उसको थोड़ा सा और बूस्ट मिलेगा. तो हाँ, कंजम्पशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा आई थिंक पोर्टफोलियो में अगर होगा तो अच्छा ही होगा. लेकिन हमारा थोड़ा सा वैल्यू की तरफ झुकाव है, तो काफी कंजम्पशन स्टॉक्स काफी महंगे हैं. बढ़ने के पहले भी महंगे थे और आज 2-3% और हैं. तो आई थिंक दैट्स वाई हमारा थोड़ा सा झुकाव डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे ज्यादा रहता है, स्टेपल्स पे थोड़ा कम रहता है. केपेक्स जैसा मैंने कहा, इंडिया हैज टू ग्रो. तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर हो, एयरपोर्ट हो, अक्रॉस एग्रीकल्चरल इंफ्रा हो, वाटर इंफ्रा हो, आई थिंक वी कैन नॉट लिव विदाउट इंफ्रा एंड केपेक्स. तो आई थिंक उसमें हमारा व्यू पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है, और बजट ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे हमारा व्यू में कुछ चेंज आए. ऑब्वियसली इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या एलोकेशन है वो अभी तक पता नहीं है, वो देखना अभी भी बाकी है. बट ऐसा स्पीच को सुन के इट इज ओनली पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. ओके, रामदेव जी, तो क्या बजट से हम ये एक्सपेक्ट करें कि अब ये जो ग्रोथ स्टोरी है वो कैपेक्स से कंजम्पशन की तरफ शिफ्ट होगी? और एक मेरा सवाल ये है, क्या इस साल बाजार नया हाई लगा सकता है? मेरे ख्याल से अनुज, आरबीआई क्या करता है, जो मूड है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला, तो जो प्राइम मिनिस्टर जी ने बोले उनसे ये एक समझ में आ रहा है कि इनको जो विकसित भारत है या जो लार्जर ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, कम वॉट में दे विल पुश द इकोनॉमी टू 7%, 7.5% काइंड ऑफ ग्रोथ. क्योंकि वो ग्रोथ नहीं आया तो बहुत कुछ लफड़ा होगा, इन द सेंस दैट टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा या और भी दूसरे प्रॉब्लम्स आएंगे. तो क्लियरली दे इवन एट लिटिल कॉस्ट दे विल पुश द ग्रोथ. अब उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम फिस्कल, अभी क्या मॉनेटरी के ऊपर बहुत है जो आरबीआई से आएगा अगले बजट मीटिंग में, या जो क्रेडिट फ्लो है जो इकोनॉमी में ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया, 15% से घट के 10 हो गया है, वो मेरे ख्याल से अगले महीना 15 में समझ में आएगा विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग. कि यदि मान लो जो क्रेडिट फ्लो अभी भी 9-10% रहता है, तो मेरे को नहीं लगता है कि डिस्पाइट ऑल दिस मेजर्स मतलब इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. और यदि बाई चांस क्रेडिट ग्रोथ यदि 15-17% हो गया, फिर आप देखिए कितना कलर आएगा पूरे ग्रोथ में. तो एक मिनट, तो रामदेव सर, आपको लग रहा है कि आरबीआई रेट कट कर सकता है इसी पॉलिसी में? नहीं, मेरे को लग रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी विल फॉलो. जो सेंटिमेंट बजट ने सेट किया है उसके वही सेंटिमेंट में आपका मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो होगा अगले 2-3 हफ्ते में या पखवाड़े में. तो उसको मैं अपने ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि जो गौतम का ओरिजिनल एस्टिमेट था 25-26 का, वो आने का एक अच्छा चांस है. ओके, प्रशांत जी, क्या इसी पॉलिसी में रेट कट ये बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा मार्केट के लिए? क्योंकि अभी आरबीआई ने पिछले मंडे को ही लिक्विडिटी के मेजर्स अनाउंस किए थे. क्या एक्सपेक्ट करें, पॉलिसीज में रेट कट भी आ सकता है क्या?
देखिए बहुत डिफिकल्ट है कहना, और ना ही मैं एक्चुअली, मैं सही मानो तो, सही कहूँ तो ज़्यादा दिमाग लगाता हूँ इन सब मामलों में। वो आरबीआई की जो ये इश्यूज है वो आरबीआई बेस्ट जानती है, वो वी टेक इट एज दे कम। हमारा टीम का ये मानना है कि इस पॉलिसी, इस मीटिंग में तो पॉलिसी कट आने का चांसेस कम है। पर जैसे मैंने कहा, मैंने अपना कुछ ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाया है। चलिए, तो अब अच्छा, अभी आने के चांसेस कम हैं। मधु जी के पास वापस चलते हैं। मधु जी, फिर बजट को देखते हुए क्या आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहेंगे? आप अपने खुश हैं अपने पोर्टफोलियो से? वरिंदर पक्का करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी तक के जो मार्केट चल रहा था वो मेनली कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर चल रहा था। अभी कंजम्पशन में मेरे हिसाब से लोगों का काफी अंडरवेट था, बिकॉज एफएमसीजी और ये कंपनियां लास्ट 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रही थी। तो मुझे लगता है ये जो बजट में हुआ है, इसको कंजम्पशन को डेफिनेटली लेग अप मिलेगा, और थोड़े पोर्टफोलियो में रिशफल करना पड़ेगा टू इंक्लूड कंज्यूमर स्टॉक्स मोर एग्रेसिवली। अच्छा सुनील जी, हालांकि आप नियर टर्म की बात थोड़ा कम ही करते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन हमारे व्यूअर ये जानना चाहेंगे कि क्या बाजार में एक ड्यूरेबल बॉटम बना बजट के बाद? मार्केट का ये नियम है, मार्केट विल ऑलवेज हैव दिस फेजेस जहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, थोड़ा सा अंडर वैल्यूएशन हो जाता है। कोई फेज ऐसा होता है जिसमें बहुत रिटर्न बन जाते हैं, कोई फेज ऐसा होता है जिसमें थोड़ा पेन भी देखना पड़ता है। आई थिंक लास्ट 2-3 साल में मार्केट्स बहुत ही अच्छे एक सॉर्ट ऑफ मूड में था। आई वुड से दैट काफी जगह वैल्यूएशन से ज्यादा प्राइस में मूवमेंट आ गया था। और हमने जो ये लास्ट जून जुलाई से लेके अब तक जो देखा है, लास्ट में भी सितंबर में पीक बनाया था, बट जून जुलाई से लेके आज तक जो 6 महीने हुए हैं उसमें काफी चैलेंजेस आई, और प्रीडोमिनेंट चैलेंज थी कि अपना ग्रोथ जीडीपी का भी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट का भी, उसमें बहुत स्लो डाउन हुआ। और शेयर सस्ते नहीं थे, इसके लिए आपको करेक्शन देखने मिला। आई थिंक बीच बीच में करेक्शन आना जरूरी भी है, थोड़ा एक रियलिटी चेक भी हो जाता है। एज वी स्पीक टुडे मुझे नहीं लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाने की जगह है, बट एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस पहले के मुकाबले ठीक है, लेकिन अभी भी एकदम कंपेलिंग नहीं है। तो आई थिंक ये साल थोड़ा सा एक चैलेंजिंग रहने वाला है, और अगर हमें लगता है कि अगर ये साल में हमने अगर लो डबल डिजिट रिटर्न भी बना लिए तो इट विल बी अ ग्रेट ईयर। और आई थिंक उसको ये बजट ने उसको थोड़ा सा और कॉन्क्रीट कर दिया है। लगता है कि लो डबल डिजिट रिटर्न इस साल भी बन सकते हैं, बट अगर उससे ज्यादा की आपकी उम्मीद है तो देन वी विल हैव टू हैव मेनी मोर पॉजिटिव्स व्हिच विल हैव टू कम। प्रशांत जी, आपका क्या व्यू रहेगा? लो डबल डिजिट रिटर्न्स के लिए भी अब अगले 11 महीने में कम से कम 11% कमाना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी अब तक इस साल अगर आप देखें तो करीब करीब -0.7% है, और मिड कैप तो इस साल एक्चुअली -6.5% है। मैं सहमत हूँ सुनील से। यहाँ मुझे लगता है अगले बजट तक सेंसेक्स जो है 85,000, विच वुड बी अराउंड 10-12%, और निफ्टी जो है 26,000, अगेन सिमिलर 10-12% का रिटर्न व्याजबी है एक्सपेक्ट करना। एंड एंड ऑब्वियसली द बजट में ऐसा कुछ अर्थ शेकिंग नहीं है जो नियर टर्म अर्निंग्स को एक्सेलरेट करे, बट कुछ नेगेटिव नहीं है। तो ये जो 10-12% ग्रोथ है, दैट इज इन रिटर्न है, वो इन लाइन विद व्हाट वी एक्सपेक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ होगा ओवर द नेक्स्ट 10-12 मंथ्स। प्रशांत जी, एक और सवाल जो अब इन्वेस्टर्स की चिंता बढ़ा रहा है वो ये है कि एफआईआईएस की रिलेंटलेस सेलिंग का, हालांकि ये मानना होगा कि ये सेलिंग जो है इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये इमर्जिंग मार्केट में हो रही है, और काफ़ी हद तक जो यूएस में उनको बॉन्ड यील्ड में ही और जिस तरीके के डॉलर के मूव्स रहे हैं वहीं पर अगर पैसा बन रहा है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते इमर्जिंग मार्केट का। लेकिन क्या कुछ चांसेस हैं इस साल एफआईआईएस के वापस आने के? देखिए, अभी पिछले 3-4 महीने में मैसिव इंक्रीज हुआ है एफआईआई का आउटफ्लो का, दो कारण से। एक तो अक्टूबर में, बिकॉज चाइना 35% का जंप आया था चाइना में। ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर्स एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स चाइना में बहुत अंडरवेट थे, एंड जब इतना 35% का उछाल आता है और लोग अंडरवेट होते हैं, जैसे अभी मधु जी ने कहा कि इंडिया में कंजम्पशन में लोग अंडरवेट है, तो अभी उनका ध्यान उधर ज्यादा जाएगा, क्योंकि अभी आज 2-3% ऊपर है कंजम्पशन, मार्केट फ्लैट है। वैसे ही अगर 35% का चाइना जैसे बड़े मार्केट में उछाल आता है तो व्याजबी है, अंडरस्टैंडेबल है कि फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स जो है चाइना की तरफ ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और उसके लिए बाकी हर जगह से पैसा
विड्रॉ करेगा, और इसलिए अक्टूबर नवंबर में इंडिया से विड्रॉ हुआ। अब जनवरी में जो आ रहा है हमारे हिसाब से मेनली बिकॉज ट्रंप के आने के बाद सबको यूएस में अपना एक्सपोजर इंक्रीज करना है, चाहे कम है बेंचमार्क से तो इक्वल करना है, इक्वल है तो ओवरवेट करना है। एंड यूएस 70% है ग्लोबल मार्केट कैप का, तो वहां पे आप अगर इंक्रीज करते हो 2-4%, 5% इंक्रीज करते हो तो दैट इज अ मैसिव इंक्रीज, और उसको आपको रिमेनिंग 30% के जो बकेट में से निकालना है। तो अगर आप 5-6% निकालते हो 30% के बकेट में से, तो वो 20% आउटफ्लो हो जाता है 30 के बेस पे। तो उसके चलते आई थिंक अक्रॉस बोर्ड काफी इमर्जिंग मार्केट से भी आउटफ्लो हुए हैं, और उसके चलते इंडिया से भी आउटफ्लो हुए। ये कब कब थमेगे, कभी ना कभी तो थमेगे जब ये जो रोटेशन कह सकते हो आप इनटू द यूएस चल रहा है अभी, वो हो सकता है अगले चंद दिनों में सॉफन हो जाए, रिड्यूस हो जाए, एंड फिर इट विल बी नॉर्मल मार्केट एक्टिविटी। कभी कोई दिन पॉजिटिव होगा, कोई दिन नेगेटिव होगा। हाँ, आज पिछले महीने में ऑलमोस्ट निरंतर हर एक दिन नेगेटिव आ रहा है एफआईआई का नंबर यूएस की वजह से मेरे हिसाब से। ओके, चलिए तो फिर इस नोट पर प्रशांत जी, मधु जी, सुनील जी और रामदेव जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैटरडे को बजट आया, उसके बाद भी आपने सबने समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं फिर मंडे ऑनवर्ड्स मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। इस खास कवरेज में इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।